हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। मुतसिम, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकता। इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। पहले ही बहुत ही मुश्किल से वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं नहीं चाहता फिर से कोई मसला हो। उनकी बात सुनते ही आरफ ने साफ इनकार कर दिया। आरफ प्लीज, तुम समझो तो, सिर्फ एक ईजा ही है जो ये साबित कर सकती है कि माहिर बेगुनाह है। वो गुनाहगार है मुतसिम, तुम उसे बेगुनाह मत कहो। उसका अंदाज चीखने वाला हो गया। मेरा बेटा गुनाहगार है या बेगुनाह, उसका फैसला कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक सारी बात का इल्म ना हो जाए। तुम्हें आप ही अपना बेटा बेकसूर लग रहा है उसीम शाह? हाँ ठीक है, तुम इधर से बात करो, उसकी जुबानी सुन लो कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। उसने मिशाल को इशारा किया जो उन्हें उस कमरे की तरफ लेकर गए जहाँ पर ईजा रह रहे थे। बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उसीम ने गहरा सांस दिया और दिल में दुआ मांगी कि उसका बेटा बेगुनाह हो। दरवाजा खोलकर वो ईसा के करीब गए जो कि बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी उसने जरा सी भी हलचल नहीं हुई थी। उसीम ने गौर से उसे बेड पर लेटे उस वजूद को देखा, छोटा सा नाजुक वजूद और चेहरे पर ब्लैक की मासूमियत। ईजा, मिशान ने उसके बालों को चेहरे से हटाकर उसको पुकारा, लेकिन वो इसी तरह रिलेटेड रहे। ईजा, उसके 2 से 3 बार पुकारने पर भी जब वो नहीं उठी तो मिशान ने परेशान से मुतसिम की तरफ देखा। ये उठ नहीं रही है, डॉक्टर को कॉल करें। उससे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, लेकिन उसके फिर भी न उठने पर मिशाल के साथ साथ वो सब भी परेशान हो चुके थे। बेचैनी से कमरे में टहलता हुआ वो उसीम का इंतजार कर रहा था ताकि जान सके कि ईजा ने उनसे क्या कहा। सोचों में गुम वो मसलसल कितनी देर से टहल रहा था जब उसका मोबाइल बजा। उसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया जहाँ पर मिशाल की कॉल आ रही थी। हेलो माहिर सर, उसकी आवाज पिघी हुई थी जिसे सुनकर माहिर परेशान हुआ। क्या हुआ है? सब ठीक है मिशाल? कुछ भी ठीक नहीं है। मिशाल क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मिशाल ने रोने से उसके ज़हन में फौरन ईजा का ख्याल आया। ईजा, ईजा ठीक है, बताओ क्या हुआ? उसे फिक्र हो रही थी, वो जानना चाहता था मिशाल क्यों रो रही है, वहां क्या बात हुई। मिशाल ने अपने भीगे गाल साफ करके उसे वो बताई जिसे सुनते ही वो जैसे सातवें आसमान एक साथ ही माही के सर पर आ गिरे। ईजा प्रेग्नेंट है। दिमाग की रगें जैसे फटने के करीब थी। वो अपनी कैफियत वो खुद समझने से कासिर था। कोई तो ऐसा शख्स होगा जो जानता हो उस रात क्या हुआ था। साहिर ने कहा, हो सकता है ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया हो जो तुम्हारा या ईजा का दुश्मन हो। आयरा की बात ज़हन में आती ही उसने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और तेज तेज कदम उठाता कमरे से निकल गया। माहिर कहाँ जा रहा है? घर में दाल होते साय ने उसे जाता हुआ देखकर पूछा, लेकिन उसे बिना कोई भी जवाब दी वो बाहर निकल गया। सारा भी फौरन बाहर निकला, लेकिन उससे पहले कि वो माहिर से कुछ पूछता, माहिर गाड़ी में बैठकर जा चुका था। बिना मजीद कुछ सोचे वो अपनी गाड़ी की तरफ गया। इसी वक्त उसे माहिर को अकेला नहीं छोड़ना था। पता नहीं वो कहाँ जा रहा था। क्या हुआ? आप मिले उस लड़की से? उसके कमरे में दाल होते ही कस्बा ने बेचैनी से पूछा। हाँ मिल लिया था, संजीदगी से कहते वो बेड पर जाकर बैठ गया। तो फिर क्या हुआ? वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसीम के कहने पर उसके धड़कने जैसे रुक से गए। लेकिन ऐसे ऐसे कैसे? ऐसा ही है कस्बा। माहिर ने कुछ नहीं किया। कस्बा, वो लड़की प्रेग्नेंट है, उस बच्चे का बाप तुम्हारा बेटा है। और क्या सुनना चाहती हो तुम? तंग करके वो गुस्से से चिढ़ा, जिस पर कस्बा ने अपनी नम होती आंखें झुका ली। वो इस वक्त गुस्से में था और वो उसकी कैफियत समझ सकते थे। सॉरी यार, प्लीज यहाँ आओ। उसे कस्बा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जिसे बिना देर किए उसने थाम लिया। असीम ने उसे अपने बेहद करीब बिठा लिया। शाह, माहिर ने कुछ नहीं किया। उसे असीम के कंधे पर अपना सर रखा। ये सब माहिर ने किया है कस्बा। वो दोनों एक साथ इस कमरे में थे और इस लड़की की हालत देखकर कोई भी ये बात बता सकता है कि माहिर ने उसके साथ क्या किया। लेकिन मेरा दिल फिर भी नहीं मान रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा कस्बा का हाथ नरमी से दबाया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कस्बा के लब होले से हिले। उसका घर के सामने गाड़ी रोकते हुए जल्दी से उतरा। गार्ड ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन बिना किसी की परवाह किए वो अंदर की तरफ बढ़ गया। साहिर उसके पीछे पीछे जल्दी से अंदर आया। अंदर घर में दाल होते ही उसकी नजर डाइनिंग रूम में बैठे लैपटॉप इस्तेमाल करते बेहरोज मिर्जा की तरफ गई। गुस्से से खोलता हुआ उसके करीब गया। लैपटॉप दूर जमीन पर फेंका, उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा किया। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। गार्ड्स! उसकी इस हरकत पर वो बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाने लगा, लेकिन वो अंदर वाले आने वाले नहीं थे क्योंकि मार्ट पहले ये काम कर किया था कि वो इस वक्त अंदर आने की हालत में नहीं थे। घर में मौजूद मुलाजमी ये मंजर देखने लगे, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं हो रहे थे। बता मुझे, उस रात क्या हुआ था? मैं जानता हूँ जो भी हुआ था वो तूने किया। उसके कहने पर वह हबासत से कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया था। कमरे में तुम थे तो जो भी किया तुमने ही किया। उसकी बात सुनते ही मार ने जोरदार गुस्सा उसके मुंह पर मारा। जो भी बात है सच सच बता दे बेहरोज, वरना यहीं तेरी कब्र खोद कर तुझे दफना दूंगा। हाँ,
یہ سب میں نے کیا اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے جو تمہاری وجہ سے میری ہوئی تھی۔ میں نے صرف ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی جسے تم جیسا درندہ نوچنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں آج تک بدنام پھر رہا ہوں۔ جو میں نے کرنا چاہا وہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ میرے باپ کا سر میری وجہ سے جھک گیا اور میں ہر وقت ان کے منہ سے اپنے لیے اسی وجہ سے تانے سنتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ہے ویسے ہی بدلہ لو۔ اگر تم شاہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے نا تو اس وقت عارف نے تمہیں جیل میں ڈلوا دیا ہوتا۔ ماہر، ساحر کی غصے سے بڑی ہوئی آواز پر اس نے اپنے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی ان دونوں کو کچھ کہنے کی ضرورت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے اشارے سمجھ جاتے تھے۔ ماہر نے گھوم کر بیروز مرزا کو دیکھا۔ اس بار جو وہ مارنا شروع ہوا تو جب تک نہیں رکا جب تک اس نے اپنے ہاتھ نہیں جوڑ لیے۔ بتا مجھے تو نے کیا کیا تھا اس رات، کیا ہوا تھا؟ بیروز نے اپنے ہونٹوں اور ناک سے نکلتا ہوا خون صاف کیا اور گہرا سانس لے کر کہنا شروع ہوا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا ایزا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ ساحر، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، وہ اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ تیری کوئی غلطی نہیں ہے ماہر، تو نے کچھ نہیں کیا۔ ماہر نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر سیٹ سے لگایا۔ مجھے ایزا سے ملنا ہے۔ عارف انکل ملنے نہیں دیں گے، لیکن مجھے ملنا ہے۔ اسے ساحر کی طرف دیکھا جس پر وہ اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ یہاں آ جائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ عارف نے جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا، مجھے ایزا سے ملنا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اجازت دوں گا؟ ہرگز نہیں، ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے۔ اس کے کہنے پر ساحر اپنے لب پیچھ کر رہ گیا۔ لائن داری سے بنی ان 3 کھڑکیوں میں سے اس نے پہلی کھولی کمرہ خالی تھا۔ ایزا نہیں تھی۔ اسے دوسری کھولی لیکن وہ بند تھی۔ اس نے تیسری کھولی جو کہ کھل گئی تھی اور اندر موجود وجود کو دیکھ کر اس نے سکون بڑا سانس لیا۔ اس نے آہستہ سے کمرے میں قدم رکھا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ نازک سا وجود کمرے کے کونے میں اپنا سر گھٹوں میں رکھ کے گمسم سا بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے ایزا کے قریب گیا۔ اسے پتا تھا اسے دیکھا ایزا کبھی بھی نارمل ری ایکشن تو نہیں دے گی۔ وہ چیخنے چلانے جیسا کچھ لازمی کرتی، اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے، اس لیے اس نے باہر ساحر کو ماہر بنا کر کھڑا کیا تھا اور ان سب سے ایزا سے ملنے کے لیے درخواست کر رہا تھا۔ ایزا! اس کی آواز سن کر ایزا نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کو دیتے لبوں سے چیخ نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی چیخ باہر تک جاتی ماہر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی کیپ میں لے کر اس کے لبوں پر اپنا باری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ایزا کے چہرے پر مزید خوف پھیلا۔ دیکھو، میں بس تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ اگر سیدھا کرنا چاہوں گا تو تم میری بات سنو گی نہیں، اس کے لیے سوری۔ اس اپنے ہاتھوں میں قید اس کے جبڑتے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ دیکھو ایزا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ تم جانتی ہو نا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں تمہیں پوری بات بتانا چاہتا ہوں، پر پلیز سکون سے میری بات سنو۔ اس نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ کیا صفائی دیں گے آپ اپنی ان گھٹیا حرکت کی؟ اس کی خوفزدہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایزا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے کہنے پر ایزا نے جیسے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ کر کے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں اسے۔ اس نے اپنے کاندھے سے قمیض ہٹائی جہاں پر زخم کا نشان تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ماہر نے شرم سے اپنی نظر جھکا لی۔ نظریں کیوں جھکا رہے ہیں؟ دیکھیں اسے، یہ آپ کی حمانیت کے نشان ہے۔ ایزا، میری غلطی ہے، لیکن میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ اپنے دونوں گھٹنے خود میں سمیٹ کر وہ مزید کونے میں گھس گئے۔ ایزا، پلیز جائیں۔ مشال! اس نے چلاتے ہوئے مشال کو آواز دی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر باہر کھڑے ساحر سے بات کرتے وہ سارے افراد اندر کی طرف آگے اور وہاں پر کھڑے ماہر کو دیکھ کر ساری بات ایسے سمجھ آگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عارف نے بامشکل اپنے غصے کو قابو میں کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ان دونوں پائیوں کو دکھ کے دے کر گھر سے نکال دے۔ اگر متسم کا لحاظ نہ ہوتا تو ویسا کرنے میں دیر بھی نہیں لگا تھا۔ ماہر نے ایک نظر بے بسی سے ایزا کے خوفزدہ وجود کو دیکھا جسے مشال اپنے ساتھ قائل بیٹھی تھی۔ بنا کوئی جواب دیے وہ باہر نکل گیا۔ یہاں رکنا فضول تھا۔ ایزا اس وقت اس کی کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ اس وقت وہ سب خاموشی سے لانچ میں بیٹھے ہوتے۔ عارف کے گھر پر کیا ہوا تھا اس بات سے سبھی واقف تھے، لیکن پیچھے کو ابھی پتہ چلا تھا۔ اس ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ کہنے میں اس نے دیر نہ کی، جبکہ اس کے کہنے پر متسم نے بھویں سکر کر اس کو دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ہم بھلا کیسے ایک غیر لڑکی کی بات پر یقین کر لیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ پریشے، تم اس طرح کی بات کیا بھی کیسے سکتی ہو؟ ایک لڑکی کبھی بھی خود پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتی۔ متسم، تم خود سوچو۔
اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن متسم ہاتھ اٹھا کر اس کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی اس کی بیوی کبھی اس طرح کی کوئی بات کرے گی۔ تو مجھے خاموش مت کروا، میں وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن آپ کو غلط لگ رہا ہے بڑی ماما۔ ماہر کے باپ پر ان سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ملازم سے پتا چلا تھا کہ وہ غصے میں کہیں باہر گیا تھا۔ یہ سن کر سب بھی پریشان ہوئے، لیکن پھر یہ سن کر مطمئن ہو گئے کہ صاحب اس کے ساتھ تھا۔ ایزا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا قصوروار میں ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ریکارڈنگ آن کی جو اس نے بے روز کی باتوں کی کری تھی۔ کام ہو گیا؟ اس نے بیٹے کے قریب آتے ہی پوچھا، جس نے جلدی سے اپنا سر ہلایا۔ اس وقت وہ سب یونیورسٹی ٹرپ پر گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جہاں پر ہوٹل سے باہر وہ سب بھی اپنے اپنے گروپ بنائے بیٹھے تھے۔ جی، میں نے ان کے جوس میں دوائی ملا دیا، لیکن وہ تھی کس چیز کی؟ نشے کی۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نشے میں انسان اپنا آپ تک کھو دیتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور میں نے پھر بھی ہائی ڈوز دیا ہے۔ ماہر شاہ انسان ہے، لیکن وہ مجھے انسان اچھا نہیں لگتا، میں اسے احمد بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس دوائی کی وجہ سے وہ میری امیدوں پر پورا اترے گا۔ لیکن یہ تو غلط ہے نا سر؟ اس کے کہنے پر بیروز نے گلوکوز کو دیکھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے نا، مل گئے نا، اب جاؤ اور اسے سیکنڈ فلور کے کسی کمرے میں چھوڑاؤ۔ اگر تم نے میری یہ بات کسی کو بتائی تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تمہاری یہ جاب ضرور چلی جائے گی۔ اس ہوٹل میں سیکنڈ فلور کے کمرے لڑکیوں کے لیے، جبکہ فرسٹ فلور کے کمرے لڑکیوں کے لیے بک کروائے تھے۔ آدھی سے زیادہ لڑکیاں اس وقت نیچے تھی اور 2-3 لڑکیاں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے، جبکہ باقی کے لڑکے سر اور ٹیچر یہیں پر موجود ہیں۔ اب جاؤ۔ اس کے کہنے پر ویٹر اپنا سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا، کیونکہ ماہر بھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے اٹھ کر اندر گیا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا، طبیعت عجیب سی ہو رہی، اس لیے اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ سر، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں؟ ابھی اس نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا تھا جب اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اپنا سر ہلا دیا۔ وہ کون تھا اسے نہیں پتا تھا۔ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دماغ جیسے بند ہوتا جا رہا تھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، تم آ رہی ہو ایزا؟ اپنے بالوں کی پونی باندھ کر میشا نے اس کی طرف دیکھا جو خود اپنے بال باندھ رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں موجود تھی، سب اس وقت نیچے تھے اور فریش ہونے کے بعد اب انہیں بھی نیچے ہی جانا تھا۔ ہاں تم جاؤ، میں بس بال بنا کر 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس نے مفلر کی طرح گلے میں ڈالا اور باہر چلے گئے۔ اس کے جانے پر ایزا دوبارہ اپنے بال باندھنے لگی جب اس کا فون بجا، اور وہ جو اپنے بالوں کو پونی میں باندھ دیتی، فون کی ہوا پر انہیں ایسے ہی چھوڑ کر فون کی طرف بڑھی۔ کھلے بال کاندھے سے نیچے تک لہرانے لگے۔ اسے موبائل اٹھا کر کال پک کیے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ زیاد اسے کیوں کال کرا تھا، جبکہ سب سے اس کے بابا جانی نے پھپھو کو ان دونوں کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ تب سے نہ تو وہ اس کے گھر آیا تھا اور نہ ہی پھپھو۔ السلام علیکم زیاد بھائی۔ ایزا، کہاں ہو تم؟ کیا ہوا؟ خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ماموں ممانی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی بات سن کر ایزا کے قدموں سے جیسے زمین نکل چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئی، اسے گھر جانا تھا ابھی اسی وقت۔ کیا ہوا ایزا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ اس کے قریب آتے ہی ٹیچر نے پوچھا۔ میم، مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ میرے بابا جانی اور امی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایزا، رات ہو رہی ہے، تم اس وقت گھر نہیں جا سکتی ہو۔ پلیز آپ کچھ بھی کریں، مجھے گھر بھجوا دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ ایزا، میں صبح ہوتے ہی تمہیں گھر بھجوا دوں گی، لیکن ابھی رات ہو رہی ہے، اس وقت میں تمہیں اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ آئی پرامس بیٹا، میں تمہیں صبح گھر بھجوا دوں گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا ہونٹ دبایا اور دور کھڑی میشا کو دیکھا۔ وہ دور کھڑی تھی اور لڑکیوں میں بیٹھی اپنی باتوں میں مگن تھی، اس لیے ابھی تک اس کی نظر ایزا پر نہیں پڑتی۔ پہلے اس نے سوچا جا کر میشا کو سب بتا دے، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ خوش تھی، اپنی وجہ سے وہ اس کی یہ خوشی حرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس صبح تک کا انتظار کرنا تھا تاکہ جلدی سے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھے اسے سیکنڈ فلور پر لے آیا۔ چھوڑو مجھے۔ پیشانی پر بال ڈالے اس نے ویٹر کو خود سے دور کیا۔ سر، وہ آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں؟ دفع ہو جاؤ۔ اسے اپنی آنکھیں مسلی، جبکہ اسے وہیں پر کھڑے دیکھ کر ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ماہر کو یہاں تک چھوڑ دیا تھا، یہی بہت تھا۔ ابھی اسے بہت یہاں سے جانا تھا، کیونکہ اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ اس نے پیسوں کی خاطر یہ کام کیا ہے تو اس کی نوکری چلی جانی تھی۔ ماہر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا اور لائن داری سے آمنے سامنے بنے ان کمروں میں سے ایک میں چلا گیا۔
उसने कमरे में वापस आकर अपने आंसू साफ किए और वॉशरूम में जाकर वुजू करने लगे। इस वक्त उसे सिर्फ दुआ करनी थी, अल्लाह से मदद मांगनी थी। वुजू करके वो बाहर निकली। जब नजर कमरे में दाल होते माहिर पर पड़े, उसने जल्दी से सोफे पर रखा अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर फैलाया। माहिर सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरा कमरा है। उसकी हालत देखकर इज़ा एक लम्हे के लिए ठटकी, लेकिन फिर खुद ही अपने आप को झिड़का। नहीं, ये मेरा कमरा है। अच्छा, तो मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। वह मुड़कर जाने लगा जब कदम लड़खड़ाया। ईज़ा ने आगे बढ़कर फौरन उसका हाथ थामा, जबकि उसकी इस हरकत से खुद पर फैला वो दुपट्टा जू से हरकर फकत एक कांधे पर आ गया। माहिर ने गौर से उसका चेहरा देखा, पीका पीका चेहरे और गर्दन पर पानी की बूंदें। इन बूंदों को देखकर माहिर को अपना आप प्यासा लग रहा था। उसने अपनी उंगलियां उसके गर्दन पर आकर इन पानी के कतरों को छूना चाहा, जब उसकी इस हरकत से ईज़ा अगले ही पल उससे दूर है। उसकी हालत, उसका लहजा ईज़ा पर बहुत कुछ वाज़ा कर रहा था। वो दिमाग में जैसे खतरे का सायरन बजने लगा। आप जाएं सर। क्यों? ईज़ा ने घबरा उसको देखा और तेज कदम उठाती कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती है, माहिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानब खींच कर उसके गर्दन पर झुक गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसके गर्दन पर मौजूद इन पानी के कतरों को पीकर सच में अपनी प्यास मिटाना चाहता हो। माहिर सर, छोड़े मुझे। उसने घबराते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। उसकी इस हरकत से माहिर ने अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़े, जबकि उसकी इस हरकत पर ईज़ा ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। बेबसी थी या तकलीफ जो उसकी आंखों में आंसू ले आए थे। छोड़े मुझे। उसने जोर लगाकर उसे खुद से दूर किया। इस बार वो लड़खड़ाता हुआ थोड़ा दूर हुआ। बिना वक्त जाया किए वो बाहर भागने लगी, लेकिन माहिर फिर से उसके नाजुक वजूद को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। छोड़े मुझे। मिशाल, कोई है? उसने चलाते हुए किसी को बुलाना चाहा, लेकिन माहिर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी चीख का गला घूंट चुका था। उसके लबों पर झुका वो बिना उसकी रुकती हुई सांसों की परवाह किए उस पर झुका हुआ था, जबकि अपनी रुकती सांसों के बायस ईज़ा में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे खुद से दूर कर देते। माहिर ने उसके लब आजाद किए जिन्हें वो जख्मी कर चुका था, लेकिन फिर भी उससे अपना प्यासा लग रहा था। ईज़ा ने रोते हुए उसे धक्का दिया, लेकिन वो नाजुक सा वजूद था, भला कैसे इस भरपूर मर्दाना वजूद का मुकाबला करते। उसकी बेहाल होती हालत नजरअंदाज करके माहिर फिर से उसके जख्मी लबों पर झुक गया। उसके लबों को आजाद करके माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर दिखा दिया, जबकि उसकी हरकत से ईज़ा की घबराहट मजीद बढ़ चुके थे। उसमें जैसी हिम्मत खत्म होती जा रही थी, उसने फिर भी उठकर चलाना चाहा, लेकिन माहिर उसकी हर तरह की कोशिश नाकाम बना चुका था। माहिर सर, प्लीज छोड़े मुझे। आपको अल्लाह का वास्ता, प्लीज छोड़े। कोई रास्ता ना पाकर उसने मिन्नत शुरू कर दी थी, लेकिन वो कहाँ से सुनता। इस वक्त बस उस पर एक शैतान सवार था। काफी देर तक जब ईज़ा नीचे न आई तो उसे देखने के लिए उसके कमरे की तरफ चले गए, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके जैसे सांस ही रुक चुके थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ईज़ा को उठाया, जो जमीन पर बेहोश पड़े थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, जबकि उसके बदन पर जख्म के निशान हो रहे थे। उसने बेयकीनी से बैबा पड़े होशिया हवा से बेगाना मार को देखा और भीगी आंखों से ईज़ा का चेहरा थपथपाने लगे। उसे होश में नाता देकर वो जल्दी से बाहर भागे। उसका इरादा सिर्फ टीचर को बुलाने का था, क्योंकि वो केली इस वक्त ईज़ा को नहीं संभाल सकते थे और ना ही वो चाहती थी कि उसकी दोस्त की ये बात किसी को भी पता चले। लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। उसने नीचे जाकर फीमेल टीचर को आयशा से जो बात बताई, उसकी बात सुनकर खुद भी हैरत ज़दा थे। मिशाल के साथ वो खुद ईज़ा के कमरे में गई और वहां का माहौल देखकर वो खुद भी शॉक थे। छुपाने के बावजूद भी आहिस्ता ये बात वहां पर मौजूद सारे अफराद में फैल चुके थे। डॉक्टर को बुलाकर ईज़ा को ट्रीटमेंट दिया। मिशाल ने उसके कपड़े चेंज किए और उसके होश में आते ही वो वापसी के लिए निकल चुके थे। माहिर के घर पर फोन करके सारी सूरत हाल बताई गई। वो होश में आ चुका था, लेकिन उसकी कैफियत घुन की जैसी थी। साहिर फास्ट ड्राइव करके 1.5 घंटे में वहां पर पहुंचा था। उसके वहां पहुंचने तक भी माहिर की कैफियत ऐसी रहे। टीचर्स पर प्रिंसिपल उससे कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना ही याद था कि साहिर उसे अपने घर में बिठाकर वापस कर लाया था और मुकम्मल होश में आते ही जो पहली चीज उसे याद थी वो था उसीम का थप्पड़। घर पहुंचते ही वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत में सुधार आते ही मिशाल उसके घर लेकर गए थे, लेकिन वहां जैसे एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर थे। उसके माँ बाप नहीं रहे थे और वो इस दुनिया में अपने काम के साथ तन्हा रह चुके थे। जो क्लास फेलो उसके घर ताजियत करने आए थे, उनकी वजह से ट्रिप पर हुई भी बात वहां पर बैठे लोगों में फैल चुके थे। वहां बैठे लोग उसके और मार के बारे में खुसर पुसर करके वहां से चले गए थे। तदफीन हुई और घर आहिस्ता आहिस्ता सारे अफराद से खाली हो गया। वहां कोई था तो मिशाल की फैमिली, जैद और पप्पा, जो अपने घर जाने के लिए बैठी हुई थी। आरिफ का कहना था कि उन्हें ईज़ा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वो अकेली नहीं रह सकती और ऐसे वक्त में उसे अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो साफ इनकार कर चुके थे, क्योंकि
उसके साथ वहां पर क्या हुआ था ये अब उनसे ढका छुपा तो अब था नहीं। अगर होता भी तो भी वो उसे साथ लेकर ना जाती, क्योंकि उनका भाई उनसे अपनी जिंदगी में ताल्लुक खत्म कर चुका था। वो उसे अपने साथ लेकर तो नहीं गई थी, लेकिन उस पर इल्जामों की अच्छी खासी बाश करके गए थे। उनके जाने के बाद आरफ उसे अपने साथ अपने घर ले आया था, और उसे अकेले कैसे छोड़ देता, वो भी इस वक्त जब उसे किसी अपने की जरूरत थी। मैं जानता हूँ मेरी गलतियां, पर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। रिकॉर्डिंग खत्म होते उसने अपना मोबाइल उठाया, जबकि बेरोज की सारी बातें सुनकर सब भी अपनी जगह पर खामोश बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करें। माहिर बेकसूर था, पर इजा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसने भी तो किया था। अनजाने में सही, पर गलती तो हुई है ना। माहिर, इजा क्या करेगी अब? मुतसिम ने उसके संजीदा चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही असीम कह उठा, जानता हूँ उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा था, पर एक हादसे से उसकी जिंदगी रुक नहीं जाती। मुतसिम, ये उसकी जिंदगी है, उसका पूरा इख्तियार है कि वो जो करना चाहे करे। असीम, बात अब कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। आलम के कहने पर उसने माहिर की तरफ देखा, जो खुद उसके अगले लफ्जों का मुंतजिर था। ये उसकी जिंदगी है, जो वो करना चाहे करे। अगर उसे ये बच्चा नहीं चाहिए तो मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके कहने पर माहिर तो जैसे तड़प भी गया था। वो कैसे एक नन्ही सी जान के लिए ये बात कह सकता था। बाबा साईं, आज आपने ये बात कह दी और मैंने सुनी, लेकिन आइंदा ऐसी कोई बात ना हो तो फिर क्या करोगे तुम? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माहिर शाह, तुम्हें लगता है ये सब होने के बावजूद भी वो तुमसे शादी करेगी? हाँ, वो करेगी, उसे करनी होगी। तेज तेज कदम उठाता वो अपने कमरे की जानिब चला गया था। उसके जाने के बाद कमरे में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी सन्नाटा था। उसे सुकून भरा सांस लेकर फोन कॉल बंद की, जब उसे अपने पीछे से शामिर की आवाज सुनाई दी। किसका फोन था लाला? जरियाम ने मुड़कर उसको देखा। साहिर का। क्या कह रहे थे? माहिर को उस रात नशा अबर दवाई दे दी थी। उसने मुझसे लफ्जों में उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर उसे दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसे पता था उसका भाई कुछ ऐसा नहीं कर था, उसने नहीं किया था। मुझे पता था वो बेकसूर है, लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। शामिर, तुम जानते हो ना, ये बात अब माहिर या उस लड़की के दरमियान नहीं रही, इन दोनों के दरमियान एक तीसरा वजूद भी आ चुका है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें। अल्लाह है ना, अब तक तो उसने साथ दिया है, तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता आगे भी निकाल ही देगा। शामी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो अपना सर हिला कर रह गया और हल्के से लब हिले। इंशाल्लाह। इस वक्त वो लामे बरखी चेयर पर बैठा हुआ था। नजरें किसी गैर मुरई नुक्ते पर जमी हुई थी। जब उसे अपने हाथ पर नरम सा लम्स महसूस हुआ, उसने सुकून से आंखें बंद कर ली और उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करके उसने करीब कर लिया। जिसके बाद माहिम ने उसके मजबूत कंधे पर अपना सर रख लिया। आप परेशान हैं? हाँ। क्यों? आप तो सब ठीक हो गया ना? अभी कहाँ ठीक हुआ है? उसने आंखें खोलकर माहिम की तरफ देखा। तो हो जाएगा ना, बस एक काम करना है, इजा को माहिर बात से शादी के लिए मनाना है। और ये तुम कैसे करोगी? मैंने मिशाल से बात की थी। कौन मिशाल? उसे हैरत से पूछा, लेकिन फिर खुद ही याद आया कि मिशाल कौन है। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें उसका? मुतसिम अंकल से। क्या बात की तुमने? मैंने उससे इज्जत के बारे में पूछा था। उसने बताया कि उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। एक फुप्पो है जो उसे अपने साथ रखने पर तैयार नहीं है। हमें बस ये करना है कि उसके सारे रास्ते माहिर भाई की तरफ लेकर आ जाएं। यह गलत है माही, हम उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करते। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे साहिर, और अगर ये जबरदस्ती है भी तो कभी कभार ये चीज भी इंसान के लिए अच्छी होती है। माहिर भाई बहुत अच्छे इंसान है। उनसे अनजाने में हुई एक गलती की वजह से हम उनकी सारी अच्छाइयां भुला नहीं सकते। हम सब बस कुछ ऐसा करें कि वो माहिर भाई से शादी के लिए राजी हो जाए, क्योंकि अभी के लिए यही एक बेहतर ऑप्शन है। साहिर मुस्कुराते हुए गौर से अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। ये बातें तुम्हारे दिमाग में किसने फिट की हैं? ये बातें मैंने अपने शोहर से सीखी हैं। क्या कहा था आपने? नकाह से पहले? माहीम, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं मर जाऊंगा। उसने बाकायदा अपनी आवाज साहिर की तरह बारी करके कहा, लेकिन वो हुई नहीं थी, ये अलग बात है। उसके कहने पर साहिर खुलकर हंसा और माहीम गौर से उसकी दिलकश मुस्कुराहट देखने लगे। कितने दिन बाद वो इस तरह से हंसा था। और जब मैंने हाँ कह दिया तो आपने मुझसे क्या पूछा कि तुम अपनी मर्जी से हाँ कह रही हो ना? आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे अगर मैं कहती मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो आप पीछे हट जाते। हाँ, मैं हट जाता अगर तुम शादी से इनकार करती, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स ना करता। लेकिन इस ऑफिस में पड़े पड़े मर जरूर जाता, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैं तो हमेशा हमारे दरमियान बहन भाई वाला रिश्ता रखा था और मैंने आपको अपना भाई ही समझती थी। लेकिन
मैं ऐसा नहीं समझता था, मैं तुम्हें हमेशा सिर्फ प्यार की नजरों से देखा था। बचपन से ही मैंने तुम पर अपना पूरा हक समझा था। उसने माहिम के चेहरे पर हवा से बिखरते बालों को पीछा किया, उसके माथे पर अपने लब रखे और नरमी से उसके लब्बों पर झुक गया। गाड़ी का हालत सुनते ही माहिम ने उसे दिखा दिया और जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। वो बस्ती की गाड़ी थी जो गाड़ी में दाल हो रही थी। बिना साहिर की तरफ देखे वो तेजी से अंदर भागे, जबकि उसके भागने का अंदाज देखकर साहिर का बेसाता कहका छूटा। कमरे में दाल होती ही उसकी नजर बैग पर सोती हुरैबा पड़ी। आज यही दो काम तो वो बाकायदे से करती, या तो सोती रहती या जब उठती तो खाती रहती। जरियाम खुद भी उसके खाने पीने का बहुत ही ख्याल रखता था। इस वक्त भी रात के खाने का वक्त हो रहा था और वो थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। हुरैब, जरियाम ने नरमी से गाल थपथपाया। उसे नींद से बड़ी हुई आंखें खोलकर जरियाम को देखा। चलो उठो, खाने का वक्त हो रहा है, कमरे में ला दो। कम्बल खुद पर डालकर वो दोबारा सो गई थी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही सुस्ती दिखाने लगे थे। उसकी सुस्ती पर जरियाम बस अपना सर नफी में हिला कर आ गया। उसने मुलाजमा को खाना कमरे में लाने का कहा और खुद अपने कपड़े बदलने चला गया। ड्रेसिंग रूम से निकलकर उसने बेड पर लेटी हुरैब को देखा, जो दरवाजा बजने की आवाज पर भी सोई पड़ी हुई थी। उसने दरवाजा खोला और मुलाजमा के हाथ से ट्रे लेकर दरवाजा बंद कर दिया। हुरैब, चलो खाना खाओ। उसे कम्बल उसके ऊपर से हटाकर उसे जबरदस्ती उठाकर बिठाया। तुम खुद ही खिला दो। उसने बंद आंखों के साथ ही अपना सर उसके बाजू पर रखा। मुस्कुराते हुए जरियाम ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया, जिसके बाद हुरैब ने अपना सर उसके सीने पर रख लिया। जरियाम के खिलाने पर वो बंद आंखों के साथ ही हर नवाला खाती गई और उसे क्या खिला रहा था उसे पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इस वक्त वो नींद में हद से ज्यादा डूबे हुए थे। अब मैं सो जाऊं? उसकी ट्रे साइड पर रखते ही हुरैब उसकी गोद से उठने लगे जब जरियाम ने उसे वापस बिठा लिया। अब तुम अपनी नींद को भगाओ, क्योंकि वॉक का टाइम हो गया। उसके कहने पर हुरैब ने मुंह बनाया। जरियाम रोजाना खाने के बाद उसे वॉक करवाता था और जब तक वो ये काम करवाता रहता तब तक हुरैब का मुंह बना रहता। नहीं ना, मैं कल इतना करूंगी कि आज का भी पूरा हो जाएगा, बस अभी सोने दो मेरे को। वो फिर से उसकी गोद से उठने लगे जब जरियाम ने उसे इस बार अपनी बाहों में उठा लिया। सो जाना, फिलहाल जो जरूरी काम है वो करो, मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। बिना उसकी बात पर ध्यान दिए उसे अपनी बाहों में उठाए जरियाम बाहर ले गया। मतलब ये तो तय था कि जरियाम ने उसे बिना वॉक करवाए हुए अब सोने नहीं देना था। उसीरा, मेरी बात सुने। उसने तैयार होते हुए सीरम से कहा, जो इस वक्त ब्लैक कमीज शलवार के साथ ही ब्लैक कोट पहने हुए बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बोलो जाने उस सीरम। उसका हाथ पकड़कर उस सीरम ने उसे अपने करीब किया। उसकी कुर्बत की वजह से आजकल नूर कुछ ज्यादा ही खिली रहने लगे थे। वो हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? नजर झुकाए उसके दिल के मुकाम पर अपनी नाजुक उंगली फेरने लगे। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें जाने की? उसने शरारती नजर से नूर को देखा। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले सब घर वालों से मिल लो। आज चले जाऊं क्या? हाँ चले जाओ, वो लोग इस वक्त तुम्हारा वसी अंकल के घर पर हैं। वो वहां पर क्यों है? तुम जब वहां पर जाओगी ना तो पता चलेगा। ड्राइवर के साथ जाना और गार्ड के बिना मत जाना। उसी ने उसके माथे पर अपने लब रख के और कमरे से बाहर चला गया। मुझे इज्जत से मिलना है मिशाल, प्लीज, तुम्हारे अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। उसे फोन की दूसरी तरफ मौजूद मिशाल से कहा, तुमने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? मायर के कहने पर उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, जी मैंने सुन ली, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ईजा आपसे नहीं मिलना चाहती। माहिर सर प्लीज उसके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती मत करें। मिशाल, मुझे ईजा से मिलना है। उसके लहजे में सख्ती दर आई थी, जिसे सुनकर मिशाल ने गहरा सांस लेकर रह गई। वो अपने घर पर गई है, उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? तुम उसकी कंडीशन जानती हो ना, उसे इस वक्त अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेजा था, वो इस वक्त अकेला रहना चाहती थी, इसलिए मुझे उसे अपने साथ जाने से मना कर दिया। उसके घर का एड्रेस दो। उसके कहने पर मिशा ने उसे ईजा के घर का एड्रेस बताया, जिसे सुनते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी।